Hello everyone, here I Komal Sharma welcomes you all on behalf of Zenith Education. So जैसे कि अपनी सीरीज चल रही है PYQ से रिलेटेड जो कि आपकी UPHC एग्जामिनेशन से रेलेवेंट जो भी क्वेश्चंस है ऑफ इंग्लिश लिटरेचर बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अब तक मैंने 6 to 7 जो यूनिट्स हैं यूनिट वाइज जैसा कि ये सीरीज चल रही है तो 6 to 7 यूनिट्स आई हैव ऑलरेडी कवर्ड। नाउ दिस वन इज़ योर यूनिट 8 जो कि ऑल रिलेटेड टू योर इंडियन इंग्लिश लिटरेचर, इंडियन राइटर्स हु रोट इन इंग्लिश लिटरेचर। तो बेसिकली आपके पास जितने भी राइटर्स हैं यहाँ पे और उनके जितने भी वर्क्स इंक्लूडेड हैं आपके सिलेबस में, सब में से एक या दो क्वेश्चंस मैंने पर्टिकुलरली ऑप्ट किए हैं और वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे ऑप्ट आउट किए हैं मैंने। इनमें से कुछ आपको PYQs भी मिल जाएंगे, प्रीवियस ईयर्स जो अपीयर हुए हैं आपके प्रीवियस एग्जामिनेशन में वो भी मिल जाएंगे, right? So first of all, the very first question which is most important, that is, who is regarded as the pioneer of Indian English literature? इंडियन इंग्लिश लिटरेचर के पायोनियर कौन है? अब देखिए यहाँ पे हमेशा कंफ्यूजन रहता है। इफ़ यू आर ऑल्सो प्रिपेयरिंग फॉर UGC नेट इंग्लिश लिटरेचर, तो there was a question earlier that who was called the father of English Indian English literature. ठीक है, सो फादर ऑफ इंडियन इंग्लिश लिटरेचर एंड पायोनियर ऑफ इंडियन इंग्लिश लिटरेचर दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, राइट? तो यहाँ पे फादर ऑफ इंडियन इंग्लिश लिटरेचर इज नोन एज मुल्क राज आनंद। मुल्क राज आनंद जिन्होंने अनटचेबल लिखा था और एक नए काइंड ऑफ जॉनरा इन नॉवल को इन्वेंट किया था इन इंडियन इंग्लिश लिटरेचर, जहाँ पे उन्होंने अनटचेबल में कास्ट जो भी डिस्क्रिमिनेशंस होते हैं, सोशल जितने भी इश्यूज होते हैं, जो भी प्रेवलेंट बैड एस्पेक्ट्स ऑफ सोसाइटी के, वो वहाँ पे शो किए थे अनटचेबल में, जहाँ पे स्पेसिफिक जो थीम थी दैट इज़ अनटचेबिलिटी, कास्ट सिस्टम। ठीक है, सो वो यहाँ पे उन्होंने दिखाया था एंड दैट वाज यूनिक। और मुल्कराज आनंद का जो अनटचेबल है वो पब्लिश हुआ था बेसिकली इन 1935 में। 1935 का ये पब्लिकेशन है एंड ऑनवर्ड्स दैट अनटचेबल मस्ट बी द, यू मस्ट राइट द फुल नेम हियर। तो अनटचेबल 1935 का पब्लिकेशन है एंड ऑनवर्ड्स दैट मुल्कराज आनंद वाज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन इंग्लिश लिटरेचर, बट वी आर टॉकिंग अबाउट द पायोनियर ऑफ इंडियन इंग्लिश लिटरेचर, who begins, who just leads ahead this Indian English literature, and that is हमारे पास ये चार राइटर्स हैं, तोरू दत्त, कमला दास, रविंद्रनाथ टैगोर एंड RK नारायण। तोरू दत्त आपके सिलेबस का पार्ट है, कमला दास, रविंद्रनाथ टैगोर, RK नारायण चारों ही आपके सिलेबस का पार्ट है। तोरू दत्त की पोइट्रीज़ हैं, कमला दास की पोइट्रीज़ हैं, RK नारायण का डेफिनेटली नॉवल आपके सिलेबस का पार्ट है, गाइड, एंड रविंद्रनाथ टैगोर की गीतांजलि, चारों ही आपके सिलेबस में इंक्लूडेड है। और यहाँ पे अगर मैं पायोनियर की बात करूँ तो ही इज़ नन अदर देन RK नारायण। सो RK नारायण इज़ बीइंग कॉल्ड व्हाट वी नो टुडे एज द पायोनियर ऑफ इंडियन इंग्लिश लिटरेचर, जहाँ पे उन्होंने अपने नॉवेल्स में एक इमेजिन लोकेल को भी इन्वेंट किया था, दैट इज़ मालगुडी। ठीक है, एक नए तरीके के जॉनरा को इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। उन्होंने नॉवेल्स लिखे हैं, एसेज लिखे हैं, बहुत सारी राइटिंग है, एंड he gave his best contribution in the entire arena of Indian English literature, right? So he is what we call the pioneer of Indian English literature. बाकी ये जो चारों राइटर्स हैं, जैसे तोरू दत्त है, तोरू दत्त की बात करूँ तो इनका भी एक स्पेसिफिक एस्पेक्ट है। शी रोट इन इंग्लिश एंड फ्रेंच इन बोथ द लैंग्वेजेस। बहुत कम एज में शी वेंट टू फ्रांस और फ्रांस के कल्चर, वहाँ के लैंग्वेज से शी वॉज इन्फ्लुएंस। शी लर्नड फ्रेंच एंड देन ऑनवर्ड्स देन शी स्टार्टेड राइटिंग इन फ्रेंच लैंग्वेज। तो फ्रेंच लैंग्वेज में उनके बहुत सारे वर्क्स है, जैसे उनका प्रोमिनेंट एक वर्क है शीफ ग्लीन इन फ्रेंच फील्ड्स, है ना। तोरू दत्त का जैसे लक्ष्मण है, सीता है, इंडियन माइथोलॉजीज़ को लेके भी उन्होंने अपनी राइटिंग्स में लिखा है, जैसे आर कैजुरीना ट्री जिसमें आपको इंडियन कल्चर का डिपिक्शन मिलेगा।
कमला दास की बात करूँ तो वन अमंग द ग्रेटेस्ट हम बोल सकते कन्फेशनल पोइटस शी इज़, जहाँ पे उन्होंने अपनी राइटिंग्स में अपनी इनर लाइफ, अपनी पर्सनल लाइफ को एक्सप्रेस किया है, शेयर किया है. शी वॉज वेरी बोल्ड. बहुत सारे रिलीजियस चेंजेस, रिलीजन को भी लेके उन्होंने बहुत सारे चेंजेस किए थे. शी यूज टू बी मुस्लिम दैन क्रिश्चियन, इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें. एंड कमला दास फ्रॉम द हियर यू कैन गेट दैट दिस नेम इज़ इंडियन, हिंदू नेम. ठीक है. रविंद्रनाथ टैगोर की बात करूँ तो हु knows no Rabindranath Tagore, one among the first Indian person who won Nobel Prize in Literature, and in fact Asia के वो पहले person थे who won Nobel Prize in 1913 for his 1912 book गीतांजलि, जो कि आपका सिलेबस का पार्ट है. and you are blessed to have this पोर्शन इन योर सिलेबस. बहुत ही अमेजिंग इनका वर्क है. कलेक्शन ऑफ मल्टीपल पोइट्रीज, कलेक्शन ऑफ मल्टीपल सॉन्ग्स. ठीक है, सॉन्ग ऑफरिंग्स हम बोल सकते हैं. आर के नारायण, जैसे कि मैंने बताया, ही इज़ द पायोनियर, तो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. तो चारों ही राइटर बहुत इंपॉर्टेंट है और चारों ही राइटिंग्स आपके सिलेबस का पार्ट है. ठीक है, ओके. नेक्स्ट इज which Indian poet is known for work in English and was awarded the Nobel Prize in Literature in 1913? ठीक है. सो अपने आप में बहुत इम्पॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, और कई बार क्वेश्चन घुमा फिरा के भी पूछ लिया जाता है. फॉर विच वर्क रविंद्रनाथ टैगोर वॉन दिस नोबेल प्राइज इन लिटरेचर, या फिर कई बार गीतांजलि का पब्लिकेशन डेट भी, ईयर भी पूछ लिया जाता है 1912. तो क्वेश्चन कैसा भी हो, अल्टीमेटली यू मस्ट हैव दिस पॉइंट इन योर माइंड that Rabindranath Tagore was the first Indian or the first Asian person who won Nobel Prize in Literature in 1913 for his 1912 publication गीतांजलि. ठीक है, तो गीतांजलि. सरोजिनी नायडू की पोइट्रीज़ भी आपके सिलेबस का पार्ट है. वो रोमांटिक राइटिंग्स लिखती थी, लिरिकल राइटिंग्स उनकी है, बहुत ही ब्यूटीफुल उन्होंने राइटिंग्स को कंट्रीब्यूट किया है. सरोजिनी नायडू की मैं बात करूँ तो शी वाज द फर्स्ट फीमेल पॉलिटिशियन, और जो कि प्रेसिडेंट बनी थी ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस की. एंड शी वाज जस्ट अमेजिंग. शी यूज्ड टू वर्क विद महात्मा गांधी. शी वाज देयर अगेंस्ट दिस कॉलोनियल रूल ऑफ ब्रिटेन. फ्रीडम फाइटिंग मूवमेंट में भी थी वो. So lot of contribution by her and lot of works are there, and she is also the part of your syllabus, right? गुलजार नहीं है आपके पार्ट का सिलेबस, आपके सिलेबस का पार्ट, but still I took his name as an option because you must have gone through with his works too, right? अगर आप UGC नेट इंग्लिश लिटरेचर की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो. चलिए, कौन सी ऐसी मेजर लैंग्वेजेस थी जिसमें तोरू दत्त लिखा करती थी? सो शी यूज टू राइट इंग्लिश एंड फ्रेंच, जैसा कि मैंने मेंशन किया था. इंग्लिश और फ्रेंच में वो लिखा करती थी. बताया था मैंने, शी वेंट टू फ्रांस, और वहाँ के लैंग्वेज, वहाँ के कल्चर, वहाँ की सोसाइटी, वहाँ के लिटरेचर से शी वॉज वेरी इम्प्रेस्ड. एंड देयर ऑनवर्ड शी स्टार्टेड लर्निंग फ्रेंच लैंग्वेज, और फ्रेंच में उन्होंने लिखा भी है. लेटर शी स्टार्टेड राइटिंग इन इंग्लिश टू. सो इन बोथ दीज लैंग्वेजेस शी यूज टू राइट. बेसिकली शी इज़ अ बंगाली. एक अच्छे रिच प्रोफाउंड फैमिली से वो बिलोंग करती थी, एजुकेटेड फैमिली से बिलोंग करती थी. इट वाज she belonged to that era where the female education were not that much allowed in India, but still she got enough education. So from here you can get an idea that from which kind of family she belonged to and what kind of writing she may write. तो तोरू दत्त की जो राइटिंग्स है उसमें आपको इंडियन माइथोलॉजी का स्पेसिफिकली प्रेवलेंस आपको मिलेगा. एक होता है ना, एक a kind of correlation with the culture, with the roots, वो चीज़ आपको उनके वर्क्स में डेफिनेटली देखने को मिलेगी. ठीक है. सो शी यूज टू राइट इन इंग्लिश एंड फ्रेंच, इन बोथ द लैंग्वेजेस. यू मस्ट कीप दिस थिंग इन योर माइंड. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, okay, fill in the blank. And Flora gave thee rose red dyed and lily white, the queenliest flower that blows. So this particular work is the lotus. सबसे पहले तो ये जो लाइंस है that I'll let you know, lotus से ली गई है. lotus is a sonnet by, sorry, lotus is, I'm not getting the point what is happening here. Okay,
Lotus by Toru Dutt. Okay, let's find again. The eraser has arrived over here. So carefully I'm writing the name of the Toru Dutt. So she is Toru Dutt. Okay, finally I'm succeeded over here. By भी लिख देते हैं. चलो चलिए हो गया. Done. Techno friendly, I'm not that much enough techno friendly, but still I'm also learning this, right? So the Lotus is written by Toru Dutt and that is the part of your syllabus. तो Lotus में basically ये एक sonnet है. Sonnet हम बोल सकते हैं is a poetry of 14 lines जिसमें एक particular measured मीटिंग ऑफ मीटर्स तो डेफिनेटली होता है. प्रॉपर मीटर में लिखा जाता है सोनेट. प्रॉपर राइम स्कीम होती है. देर आर मेनी टाइप्स ऑफ सोनेट्स. और आपको ये भी पता होना चाहिए कि सोनेट को इंट्रोड्यूस किसने किया था. सोनेट जो वर्ड है वो आता कहाँ से है, और सोनेट का मेजर जब इसको शुरू किया गया था तो सबसे पहला जॉनरा क्या था इसका. वाई द राइटर्स नीडेड टू बिगिन दिस काइंड ऑफ जॉनरा इन पोइट्री, सोनेट. ठीक है. सो ये सारी चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए बीइंग द स्टूडेंट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर. तो यहाँ पे ये जो लोटस जो है दैट इज़ रिटन बाय तोरू दत्त, जिसमें देयर इज़ अ पर्सन लव who comes to Flora, the queen of the flowers, and he demands Flora that I want a flower जिसमें दोनों की ब्यूटी हो, जिसमें रोज़ की रेडनेस हो और लिली की इलीटनेस हो. ठीक है. तो रोज़ की रेडनेस और लिली, रोज़ जैसा वो फ्रेग्रेंसफुल हो, ब्यूटीफुल हो, लिली जैसा क्वीन लिस्ट हो. ठीक है. तो एलीट हो लिली जैसा. तो उसमें दोनों कॉम्बिनेशन होना चाहिए. एज इट्स बीन अ राइवलरी बिटवीन रोज एंड लिली ऑलवेज, दोनों ही चीज़ को प्रोक्लेम करने की कोशिश करते हैं दैट हु इज़ ग्रेटर दैन हुम. तो रोज़ हमेशा से ये प्रोक्लेम करता हुआ है दैट आई एम ग्रेटर दैन लिली, एंड लिली प्रोक्लेम्स दैट आई एम ग्रेटर दैन रोज. क्योंकि बहुत सारे बार्ड्स और पोइट्स की पोइट्री से हमें पता चलता है दैट देयर हैज़ बीन राइवलरी बिटवीन दीज टू फ्लावर्स. तो लव बोलता है लव इज सिकिंग टूवर्ड्स अ फ्लावर जिसमें इन दोनों का ही क्वालिटीज मिक्स हो. राइट. सो यहाँ पे वी डू हैव द लाइन. तो फाइनली जो फ्लोरा है वो फाइनली शी केम ऑन अ कंक्लूजन और कॉन्सिक्वेंटली शी गेव अ फ्लावर ऑफ लोटस. शी गेव lotus. So what's the right answer? The lotus is the right answer here. So, and Flora gave the lotus rose red dyed and lily white the queenliest flower that blows. तो उसमें दोनों की qualities included है. Flower as lotus is with the color pink. तो pink में आपको rose का redness भी दिखेगा. The rose red dyed and the queenliest जो feature होता है of lily वो भी आपको उसमें देखने को मिलेगा. सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, द ब्लैंक में जो आएगा दैट इज लोटस. सो यू मस्ट गो थ्रू विद दिस पोइट्री. बहुत ही ब्यूटीफुल पोइट्री है बाय तोरू दत्त. तोरू दत्त की और दो पोइट्रीज जो आपके सिलेबस का पार्ट है दैट इज आर कैजुरीना ट्री एंड द लोटस, एंड वन मोर इज देयर ऑल्सो. आई एम जस्ट कीपिंग द नेम, याद आते ही बताती हूँ. तीन पोइम्स हैं यहाँ पे तोरू दत्त के आपके पास. लक्ष्मण. सो लक्ष्मण, लोटस एंड आर कैजुरीना ट्री बाय तोरू दत्त. ठीक है. अच्छा ठीक है. हमारे पास यहाँ पे कैजुरीना ट्री से आंसर क्वेश्चन है. सो व्हाट डज द कैजुरीना ट्री सिंबलाइज. यहाँ पे कैजुरीना ट्री जो है वो किस चीज़ को सिंबलाइज करता है. अच्छा ये जो पोइट्री है दैट इज सिम्बॉलिक पोइट्री जहाँ पे तोरू दत्त फील्स शी इज़ वेरी मच नॉस्टैल्जिक. she lost in the memories of her childhood where in the childhood she is just mesmerizing with the sight of that casuarina tree which is there in front of her house. एक यार्ड में वो होता है कैजुरीना ट्री. बहुत लंबा चौड़ा होता है, ब्रांचेस बहुत वाइड स्प्रेड होती है, ग्रीन होती है, ब्राउन ट्रंक होता है. बहुत ही अमेजिंग और मैसमराइजिंग उसका साइट है. बहुत सारे एनिमल्स को यूज़ किया गया है कि वहाँ पे मॉर्निंग में कौन से एनिमल्स मिलते हैं, नून में कौन से एनिमल्स मिलते हैं. वहाँ पे वो अपने सिबलिंग्स के साथ किस तरीके से खेला करती थी बीनीथ दैट ट्री. तो ये सारी चीज़ें शी इज़ फीलिंग नॉस्टैल्जिक एंड शी वांट्स टू गो बैक टू हर ओन रूट्स, टू हर कल्चर, जो कि अब शायद बहुत पीछे छूट गया है. जैसे कि मैंने बताया शी वेंट टू फ्रांस. तो अपने इंडियन ओरिजिन को, अपने इंडियन कल्चर को, अपने रूट्स को बहुत ज़्यादा वो यहाँ
वहाँ पे याद करती है। तो डेफिनेटली यहाँ पे अमेरिका और पाकिस्तान जैसा कल्चर का डिपिक्शन नहीं है, राइट। सो द एंशंट एंड वन वनरेबल वनरेबल कल्चर ऑफ इंडिया। तो इंडिया का जो कल्चर है, एंशंट जो कल्चर है, ये वो डिपिक्शन है। और जो वनरेबल कल्चर ऑफ इंडिया है, दैट हैज़ ऑल्सो डिपिक्टेड हेयर। तो इंडियन कल्चर को यहाँ पे प्रेजेंट किया गया है, दैट व्हाट काइंड ऑफ कल्चर, इन व्हाट काइंड ऑफ कल्चर शी यूज टू लिव, किस तरीके से अपने सिबलिंग्स के साथ रहती थी, उनकी फैमिली में कैसा माहौल था, कैसा इन्वायरमेंट था, एंड हाउ शी हैड बीन ग्रोइंग अप इन हर फैमिली। तो ये सारी चीज़ें कल्चरल आपको यहाँ पे एक फिनोमेना देखने को मिलेगा कि हाउ शी इज़ feeling like to just go back to her childhood days in her family in India. And it always happens with us while we leave our roots, while we leave our native land and shift somewhere else, then always we are in that phenomena of being going back to that era जहाँ पे हम रहते थे, जहाँ से हम बड़े हुए हैं. तो that kind of feelings are there, that kind of emotion has been depicted here by Toru Dutt. ठीक है. Next is the palanquin bearers carry the bride. A most amazing romantic lyrical poetry है by Sarojini Naidu. As I have mentioned earlier that Sarojini Naidu की poems आपके syllabus का part है. उनमें एक है palanquin bearer. तो अगर आपने विटनेस की है इंडियन वेडिंग्स को, तो डेफिनेटली आप इस चीज़ को कोरिलेट कर सकते हैं. बीइंग एन इंडियन वी कैन ऑल कोरिलेट विद दिस पोइट्री. व्हाइल अ गर्ल गेट्स मैरी, जब एक लड़की की शादी होती है, शी हैज़ टू मूव टू हर इन लॉज हाउस एंड earlier in early periods of time. I'm not talking about these days. ये टाइम बात है आपकी 20th century की, 1947 के टाइम की बात है ये. while the brides used to carry in the palanquins, है ना, पालकी में ले जाया जाता था उनको. अभी भी ये आप इंडियन अगर आप ओल्ड बॉलीवुड मूवीज़ को देखते हो तो वहाँ पे ये सीन दिखाई देता है कि इफ़ अ गर्ल इज़ गेटिंग मैरिड शी हैज़ टू शिफ्ट, शी हैज़ टू गो टू हर इन लॉज हाउस बाय सिटिंग इन अ पालनकीन. ठीक है. तो यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि जो पालनकीन बियरर्स है, द पीपल हु कैरीज द पालकी, वो उस ब्राइड को किस तरीके से लेके जा रहे हैं. तो यहाँ पे ना बहुत सारी आपको सिमिलीज देखने को मिलेंगी, बहुत सारी सिमिलीज देखने को मिलेंगी. इफ़ यू हैव गोन थ्रू विद द इमेजरीज, अगर आपने लिटरेचर को स्टडी किया है तो there are 2 or 3 kinds of imageries जहाँ पे simile यूज़ होता है, metaphor यूज़ होता है, personification यूज़ होता है. तो simile while you compare two objects with each other, अच्छा unmatched objects का यहाँ पे यूज़ होता है, जहाँ पे आप देख सकते हो that the poet Sarojini Naidu has been comparing the bride with a bird, with a flower and with a star. ठीक है. Like a bird, like a flower, like a star. तो flower and bride has been compared with each other here. तो एक simile है with the word like. तो like और as का use करके comparison करना, she is like a flower. That is simile. And metaphor is she is a flower. The direct comparison between two objects without using like or as. एंड personification, जब किसी भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट को आप ह्यूमन persona देते हो, दैट इज personification. तो यहाँ पे वो सीधा सा क्वेश्चन कर रहा है कि जो पालनकिन बियरर्स है वो किस तरीके से उस ब्राइड को कैरी कर रहे हैं. सो यहाँ पे द वेरी फर्स्ट लाइन में आपको ये आंसर मिल जाता है अगर आपने ये पोइट्री पढ़ी है. लाइटली दे कैरीज द ब्राइड, lightly they carries the bride like a flower, like a star, like a bird. इस तरीके से उसका फिर कंपैरिजन चलता रहता है. सो दे आर कैरिंग द ब्राइड लाइटली. ठीक है. तो आपको मोशन बताना है कि किस मूवमेंट से वो उसको कैरी कर रहे हैं. चलो, नेक्स्ट इन लाइन द क्वेश्चन इज सरोजिनी नायडू इज ऑफन रेफर्ड टू एज. तो Sarojini Naidu, when she had been working with Mahatma Gandhi actually gave her honor with a particular name tag उनको दिया गया था, as she was the part of politics. She used to be 1943 approx.
या उसके बाद में 1947 के बाद में, while the India got its independence, she became the first president of Indian National Congress 1947 के बाद of course. तो earlier before 1947 1943 approx she had started working with Mahatma Gandhi. तो जो महात्मा गांधी जी ने उनका हुनर देखा, that she also used to write poetries और amazing poetries लिखती थी, romantic poetries, lyric poetries लिखती थी, तब महात्मा गांधी ने उनको नेम टैग दिया था. तो डेफिनेटली आप इन चारों वर्ड्स से समझ जाएंगे कि whether she was named as the mystic poet, the voice of the nation, the bard of Bengal or nightingale of India. So you must answer this question quickly. Give me some time. So hope you people have got the idea. She was named, or she is often referred as, the Nightingale of India, and this title to her was given by Mahatma Gandhi. ठीक है, तो एक बहुत बड़ा ऑनर था उनके लिए ये, and still the people knows her with the same name, the Nightingale of India. चलो, next question in line is, the Bengal Sellers is a part of which collection of Sarojini Naidu's poetry? बेंगल सेलर्स उनका दूसरी पोइम है जो आपके सिलेबस का पार्ट है. बताना ये है कि ये जो बेंगल सेलर्स, ये जो पोइट्री है, ये कौन से कलेक्शन से है. The Bird of Time, The Golden Threshold, The Broken Wing or The Feather of the Dawn. So all these are collections by Sarojini Naidu, and इनमें से एक में ये पोइट्री आपकी मेंशन है, दैट इज द बैंगल सेलर्स. अच्छा, बैंगल सेलर्स इज ऑल अबाउट, बहुत ही सिंबॉलिक पोइट्री है जहाँ पे सरोजनी नायडू यूज्ड द कलर्स ऑफ द बैंगल्स, जहाँ पे सेलर्स है वो आर सेलिंग देयर बैंगल्स, और वो अलग अलग कलर्स के बैंगल्स को सेल आउट कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल, इन द मॉर्निंग दे आर सेलिंग आउट द बैंगल्स विद द कलर रेड एंड ग्रीन, which shows the youth, the young age, और while the girls or the women gets married, तो उस टाइम का बताया गया है. on the very second stanza वो यूज़ करते हैं the color which shows the maturity, the purple color which shows the maturity, जब maturity age आ जाती है, well the women gets her children, responsibilities, households and all, तो वो मेचोरिटी को शो करता है. एंड देन अल्टीमेटली ही सेल्स आउट द कलर लाइक ऑफ वाइट कलर और ऑफ कलर्स which shows the old age of a woman. तो एज ग्रुप को सिम्बलाइज करते हुए उन्होंने जो है वो बैंगल्स का कलर यूज़ किया है. तो सिम्बोलिज्म से रिलेटेड भी ये पोइट्री, इस पोइट्री में से क्वेश्चंस आ सकते हैं कि कौन सा कलर किस चीज़ को डिपिक्ट करता है, किस चीज़ का सिंबल है कौन सा कलर, राइट या फिर कौन से सिमिलीज या इमेजरीज यहाँ पे यूज़ की गई है, कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज़ किया गया है, वो सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं. तो यहाँ पे जो बेंगल सेलर्स है, ये जो पोइट्री है दैट हैज़ बीन फ्रॉम हर कलेक्शन ऑफ पोइट्रीज, दैट इज़ द बर्ड ऑफ टाइम. तो बर्ड ऑफ टाइम से दिया गया है. गोल्डन थ्रेशोल्ड से कौन सी पोइट्री है ये आपको सर्च आउट करना है. ठीक है, इफ़ यू हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर यूजीसी नेट इंग्लिश लिटरेचर तो भी आपके बहुत हेल्पफुल रहेगा ये पूरा जो वीडियो है वो. सरोजिनी नायडूज पोइट्री इज़ नॉन फॉर इट. सरोजिनी नायडू की पोइट्रीज को बेसिकली किस चीज़ से जाना जाता है? अच्छा, मैंने हर एस्पेक्ट से क्वेश्चन कवर किया है. सरोजिनी नायडू के मतलब जो पोइट है या पोइटस है, उनके जो बायोग्राफिकल एस्पेक्ट या लिटरेरी ट्रेडिशनल जो क्रिटिसिज्म एस्पेक्ट से हम चीज़ों को स्टडी करते हैं कि डायरेक्टली हम पोइट्रीज़ को ना पढ़ के हम थोड़ा थोड़ा राइटर्स के बारे में भी हमें जानना है. और सरोजिनी नायडू के तो वर्क्स ही आपके सिलेबस का पार्ट है. तो तीनों चारों जितनी भी पोइट्रीज़ हैं उनका ट्रेंड क्या है, उनका जॉनरा क्या है, उनका मेजर आप देखोगे तो उनका बैकग्राउंड क्या शो किया गया है. ठीक है, तो उनकी पोइट्रीज़ को किस चीज़ के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जाना जाता है ये आपको बताना है. क्या पॉलिटिकल थीम्स होती हैं उनकी पोइट्री में? नॉट एट ऑल. पॉलिटिकल थीम्स नहीं होती है. दो शी वॉज अ पॉलिटिशियन बट शी नेवर रॉट अ पोइट्री हैविंग द थीम ऑफ पॉलिटिक्स.
मॉडर्निस्ट अप्रोच नहीं, उनकी पोइट्रीज का कभी भी अप्रोच जो है वो मॉडर्निज्म नहीं होता था। एंड एब्स्ट्रैक्ट एंड फिलोसफिकल थीम्स तो बिल्कुल नहीं होता था, एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ पे वो नहीं लिखती थी। शी यूज टू राइट रोमांटिक एंड लिरिक क्वालिटी, तो रोमांटिक और लिरिकल पोइट्रीज लिखा करती थी। अगर आप पालनकिन बेयरर देखोगे, बैंगल सेलर्स देखोगे, तो ये दोनों ही पोइट्री रोमांटिकली लिरिकल है। ठीक है, तो लिरिकल पोइट्रीज या फिर रोमांटिक पोइट्रीज शी यूज टू राइट। That's why Mahatma Gandhi gave her the name of Nightingale of India, the sweetest one. चलो, ये मैंने शायद पहले ही इस चीज़ को रिपीट कर दिया है कि रविंद्रनाथ टैगोर का जो वर्क है गीतांजलि, वो कब पब्लिश हुआ था और उनको नोबेल प्राइज़ कब मिला था। ठीक है, तो यहाँ पे 1912 पब्लिकेशन है, 1913 में उनको नोबेल प्राइज़ मिला था। आपको गीतांजलि में स्टडी करना है डेफिनेटली, जो मेजर सॉन्ग्स है उनको तो स्टडी करना है, उनके साथ साथ यू मस्ट कीप दिस थिंग इन योर माइंड दैट हाउ मच सॉन्ग्स आर देयर, कितने सॉन्ग्स है गीतांजलि में और कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है, आई एम फ्रेंकली स्पीकिंग, क्वेश्चन कैन बी हाउ मेनी सॉन्ग्स आर देयर इन गीतांजलि, और या फिर पर्टिकुलर सॉन्ग से रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकता है, फिल इन द ब्लैंक से रिलेटेड क्वेश्चन भी आ सकता है, जैसे मैंने लोटस से पिक किया था अभी। तो अगर आप पोइट्री को स्टडी करोगे दैन ओनली यू विल बी एबल टू आंसर। चलो, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब हमारे पास दो स्टेटमेंट्स हैं, उनमें से हमें कंसिडर करना है। हिंद स्वराज इज द पार्ट ऑफ योर सिलेबस, आपके सिलेबस का पार्ट है, नॉन फिक्शन का पार्ट है, विच इज रिटन बाय महात्मा गांधी। फॉर्मुलेट करते हैं ए कंसेप्शन ऑफ अ गुड लाइफ फॉर द इंडिविजुअल एज वेल एज सोसाइटी, कि सोसाइटी और इंडिविजुअल के लिए अच्छी लाइफ क्या होती है, what is a good society and how we can make a good society, and what kind of person an individual must be, किस तरीके का इंसान एक इंडिविजुअल को होना चाहिए to become a good person who can live in a better society। ठीक है, तो इंडिविजुअल लोगों से ही सोसाइटी मेंड होती है और उसी के बारे में यहाँ पे बात की जाती है। दूसरा हमारे पास स्टेटमेंट है, हिंद स्वराज वॉज द आउटकम ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ गांधी जी इज प्रोलॉन्ग स्ट्रगल अगेंस्ट द कॉलोनियल राज इन इंडिया। तो इंडिया में जो कॉलोनियल राज था उनके अगेंस्ट में जो उनका स्ट्रगल था, क्या ये डिपिक्शन उन्होंने दिया है इन हिंद स्वराज। तो इन दोनों में से आपको बताना है, क्योंकि महात्मा गांधी को, इफ़ यू आर एन इंडियन, इफ़ यू हैव स्टडीड द इंडियन स्ट्रगल अगेंस्ट ब्रिटिश कॉलोनी, अगर आपने उस एरा को पढ़ा है, डेफिनेटली पढ़ा है, हर कोई पढ़ता है, छोटे बच्चों को भी पता है ऑल अबाउट महात्मा गांधी, उनके वर्क्स के बारे में भी हमें पता रहता है। तो हिंद स्वराज में उनका मेन जो थीम बोल सकते हैं वो क्या था, इधर द थीम वॉज कि उन्होंने सिर्फ एक अच्छी लाइफ, अच्छी इंडिविजुअलिज्म को प्रेजेंट किया है कि एक अच्छा इंडिविजुअल कैसा होना चाहिए, अच्छी लाइफ कैसे सस्टेन की जा सकती है, सोसाइटी कैसे अच्छे तरीके से सस्टेन मेंटेन की जा सकती है, या फिर उन्होंने अपने फ्रीडम फाइटिंग का जो स्ट्रगल है उसके बारे में बताया है। आंसर दिस क्वेश्चन क्विकली। चलो, hope you have got the answer. Let me tell you, only first is correct here. वाई सो, क्योंकि उसमें इंडियन इंडिपेंडेंस का स्ट्रगल से रिलेटेड कुछ नहीं है। हिंद स्वराज में बेसिकली वो इन्वोक करते हैं, एक इन्वोकेशन है हिंद स्वराज, एक ऐसा इन्वोकेशन जहाँ पे वो पूरी जितने भी इंडियंस हैं उनको वो एड्रेस करते हुए बोल रहे हैं, उनको इवोक करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको अपनी नींद से जागने के लिए बोल रहे हैं, स्लीप से जागने के लिए बोल रहे हैं, सो दैट दे कैन अराइज फ्रॉम देयर स्लीप एंड ट्राई टू वॉक अगेंस्ट द ब्रिटिश कॉलोनीज। तो ब्रिटिश कॉलोनियल जो सप्रेस किया हुआ है इंडियंस को जहाँ पे उन्होंने, उसके अगेंस्ट में उन्होंने इन्वोक किया है। दिस इज अ काइंड ऑफ इन्वोकेशन, जहाँ पे वो एक इंडिविजुअल के बारे में बात कर रहा है कि एक अच्छा इंडिविजुअल, एक अच्छा सिविलियन कौन होता है, सोसाइटी कैसे क्रिएट की जाती है और सोसाइटी, बेटर सोसाइटी हम कैसे बना सकते हैं। तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं उनका ये टारगेट था बिहाइंड राइटिंग हिंद स्वराज, दैट देयर मस्ट बी आवर ओन रूल। वो सेल्फ रूल की बात करते हैं, उसी चीज़ के लिए वो लोगों को इन्वोक करने की कोशिश करते हैं, उनको अवेक करने की कोशिश करते हैं, उनको स्पिरिट को जगाने की कोशिश करते हैं कि जागो, फाइट अगेंस्ट दिस कॉलोनियल रूल, जस्ट फाइट फॉर योर सेल्फ, जस्ट गेट योर ओन रूल इन इंडिया। ठीक है, तो इस तरीके की बातें आपको हिंद स्वराज में मिलेगी। बहुत अमेजिंग वर्क है, यू मस्ट हैव स्टडीड इट, whether you are preparing for UPHESC only or UGC नेट, हर पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है।
चलो, महात्मा गांधी हिंद स्वराज इज एसेंशियली, तो महात्मा गांधी का जो हिंद स्वराज है वो बेसिकली क्या है? बेसिकली दिस इज एन इन्वोकेशन टू इंडियंस टू फ्री देमसेल्स फ्रॉम द ब्रिटिश। जैसा कि मैंने अभी बताया था कि एक इन्वोकेशनल स्पीच है, मोटिवेशनल स्पीच है, जहाँ पे वो लोगों को इन्वोक करने की कोशिश करते हैं अगेंस्ट ब्रिटिश रूल, कि आप कब तक इस सप्रेशन में जीते रहोगे, कब तक किसी और के कंट्रोल में रहोगे, किसी और के मैन्युफैक्चर्ड क्लोथ्स को आप लोग कब तक वेयर करते रहोगे, किसी और की गिवन लैंग्वेज को आप कब तक कैरी ऑन करते रहोगे। इन सारी चीज़ों के अगेंस्ट में ही हैज़ बीन स्पोकन एंड दैट्स व्हाई ही ब्रॉट बैक इन इंडिया खादी। ठीक है, चरखा वाला कॉन्सेप्ट आपको उनको पता ही होगा। In which year Savitri was published? So Savitri was written by Sri Aurobindo Ghosh. तो श्री औरबिंदो घोष का ये बहुत ही अमेजिंग वर्क है। ठीक है, अरबिंदो घोष वॉज अ बंगाली। यहाँ पे एक और एच आता है। अरबिंदो घोष का वर्क है सावित्री, जो कि इसका मेजर जो थीम है दैट हैज़ बीन टेकन फ्रॉम महाभारत। तो महाभारत की एक छोटा सा स्टोरी है ये, जो कि इन्होंने ऑप्ट आउट किया है सावित्री की लाइफ से, कि हाउ शी बॉर्न इन अ फैमिली, इन अ रिच रॉयल फैमिली शी वॉज बॉर्न। बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल थी, बहुत ब्रिलियंट थी, फिलोसॉफिकल थी, एंड शी वॉज द डॉटर ऑफ द किंग, I'm missing the name. Actually, the meaning of his name is the power, force. I'm just missing the name of that king. So she was basically the daughter of the king, and सबसे बड़ा उनका एक भाई भी था, but he had sorry, भाई नहीं था उनका, हाँ, she was very intellectual, she was very bright, और इस वजह से कोई भी प्रिंस हिम्मत नहीं कर रहा था टू मैरी विद हर, बिकॉज एज शी वॉज वेरी ब्रिलियंट, शी वॉज अ काइंड ऑफ इनकारनेशन, गॉडेस थी वो, गॉडेस का इनकारनेशन थी, दैट्स व्हाई नोबडी डेयर टू मैरी हर। और ये सबसे बड़ा कंसर्न था उनके फादर के लिए। अल्टीमेटली उनके फादर ने उनको एक क्वेस्ट पे जाने के लिए बोला, एक जर्नी पे जाने के लिए बोला। वाई शी गेट्स बैक टू हर होम, हर फादर गेट्स टू नो समवेयर, हालांकि सावित्री ने खुद ने ये चीज़ नहीं बताई, दैट शी इज़ in infatuation and love with a person whose name is सत्यवान। और यहाँ पे श्री अरबिंदो ने इन तीनों के नेम्स को सिग्निफाई भी किया है, इनका एज अ सिंबल भी यूज़ किया है, दैट सावित्री इज़ द सिंबल ऑफ लव, डिवोशन, पावर, सत्यवान इज़ द सिंबल ऑफ ट्रूथ, एंड द किंग जिनकी बेटी थी सावित्री, ही इज़ द सिंबल ऑफ he is the symbol of force, he is the symbol of power, right? तो इस तरीके से symbolically ये प्रेजेंट किया गया है। हाँ, महाभारत की जो मेन स्टोरी है उससे श्री अरबिंदो ने थोड़ा सा इसको डिपार्ट करके लिखा है। ठीक है, क्योंकि महाभारत में शी वॉज एन इनकारनेशन ऑफ द गॉडेस, पर सावित्री में यहाँ पे श्री अरबिंदो ने उनको एज एन इनकारनेशन नहीं दिखाया है। शी वॉज जस्ट अ प्रिंसेस, दो शी वॉज वेरी इंटेलिजेंट, दो शी वॉज वेरी ब्राइट, इंटेलेक्चुअल एंड फिलोसॉफिकल, ये सारी चीज़ें बताई है, पर श्री अरबिंदो ने उनको एज एन इनकारनेशन यहाँ पे प्रेजेंट नहीं किया है। ठीक है, तो ये सावित्री के बारे में ये पोइट्री है, और यहाँ पे आपको पब्लिकेशन डेट पूछी गई है। तो the first part of Savitri was published in 1950। 1950 में पहला पार्ट आया था, फिर 1954 और उसके बाद में श्री अरबिंदो की डेथ के बाद में पोस्टमसली इसका पूरा कलेक्शन पब्लिश हुआ था। अप्रॉक्स 12 बुक्स में डिवाइडेड है ये जो पोइट्रीज हैं, 2400 और 1000 अप्रॉक्स 100, हाँ 2400 लाइन्स आर देयर इन दी पोइट्री, और बहुत ही ब्यूटीफुल पोइट्री है, इंडियन माइथोलॉजी से रिलेटेड है, एंड श्री अरबिंदो ने बहुत ही अमेजिंगली इस चीज़ को डिपिक्ट किया है। एपिक पोएम है बेसिकली, सिमिली एपिक या एपिक पोइट्री हम इसको बोल सकते हैं, जिसमें सावित्री के डिवोशन, पावर, लव, इन सब चीज़ों को, डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन, इन सब को रिप्रेजेंट किया है यहाँ पे। देखो, What is the theme of the poem सावित्री? सावित्री का मेजर थीम क्या है पोइट्री का? इफ़ यू हैव बीन थ्रू द पोइट्री, तो जैसा कि मैंने बताया है, इंटेलेक्चुअलिज्म इज़ देयर, मोरालिटी इज़ देयर, एंड फिलोसफी इज़ देयर, लाइफ का सही डायरेक्शन क्या होता है, हाउ कैन अ पावरफुल वुमेन बी, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। सो ट्रांसेंडेंस ऑफ मैन इज़ द मेजर थीम ऑफ दिस पोइट्री।
ठीक है, द ट्रांसेंडेंस ऑफ मैन, हाउ द मैन views the world and to oneself beyond बियॉन्ड इट्स लिमिट्स, है ना, जहाँ पे सुप्रीमेसी वाला कॉन्सेप्ट आ जाता है, जहाँ पे ह्यूमंस को बियॉन्ड लाइफ दिखाया जाता है, ठीक है. सो दैट इज ट्रांसेंडेंस ऑफ मैन हैज़ बीन शोन हियर. जैसा कि मैंने बताया, सावित्री वॉज एक्सट्रीमली इंटेलेक्चुअल. महाभारत में तो उनका इनकारनेशन था ऑफ द गॉडेस, बट यहाँ पे भी सत्यवान को, सावित्री को एंड उस किंग को, द फादर ऑफ सावित्री, तीनों ही कैरेक्टर्स को हम बोल सकते हैं रियल लाइफ में जो एक आम आदमी होता है उससे बियॉन्ड दिखाया है, ठीक है. सो दैट इज द ट्रांसेंडेंस ऑफ मैन इज हियर. सावित्री इज द सिंबल ऑफ, जैसे कि मैंने बताया, शी वॉज द सिंबल ऑफ लव, डिवोशन, पावर, राइट. सो क्वेश्चन अगर इजी क्वेश्चन आता है तो इस तरीके का आ सकता है. चलो, the next question is, who does Ezekiel compared the poet to A Time to Change? So A Time to Change is written by Nissim Ezekiel. Nissim Ezekiel is basically a Jewish poet who used to live in India. He was born in Bombay. Bombay is her favorite place, जहाँ पे उनकी poetries, जो कि अब poetries की अगर मैं बात करूँ तो modernist approach से वो लिखा करते थे. And plus उनकी poetries में आपको कहीं ना कहीं quest भी नज़र आएगा, एंड लाइफ की कहीं ना कहीं मीनिंगलेसनेस भी नज़र आएगी आपको उनकी पोइट्रीज में. तो निस्सिम एज़ेकियल की जो पोइट्रीज जो प्रेवलेंट जो इम्पोर्टेंटली आपके सिलेबस का पार्ट है, एंटरप्राइज है और ये भी है अ टाइम टू चेंज, ठीक है. सो अ टाइम टू चेंज में वो किस पोइट को, एक क्रिएटर को, एक इन्वेंटर को किस चीज़ से कंपेयर करते हैं, किस पर्टिकुलर हम बोल सकते हैं किस इमेजरी के साथ वो उसको उनका कंपैरिजन करते हैं. सो ही कंपेयर्स द पोइट इन अ टाइम टू चेंज विद अ स्टर्बर्न वर्कमैन, दैट अ पोइट इज ऑलवेज वेरी स्टर्बर्न, ही इज़ वेरी डेडिकेटेड, डिटरमिन्ड टूवर्ड्स हिज वर्क. तो एक पोइट के स्टर्बननेस की यहाँ पे बात हो रही है इन दिस पोइट्री. बाय द वे यू शुड गो विद द टेक्स्ट ऑफ द पोइट्री, आपको टेक्स्ट भी पढ़ना चाहिए इसका. चलो, दूसरी पोइट्री है आपकी निस्सिम एज़ेकियल की, दैट इज़ एंटरप्राइज. एंटरप्राइज इज बेसिकली, वैसे तो ये एक पिलग्रिमेज पे है जहाँ पे बहुत सारे लोग, जब हम एक जर्नी की शुरुआत करते हैं, जब हमारे अंदर कोई विश होती है, कोई एस्पिरेशन होती है, तो हम बहुत एनर्जी के साथ उस चीज़ को शुरू करते हैं. अब 100 जने अगर किसी एक एस्पिरेशन या विश के, अपनी अपनी विश या एस्पिरेशन के पीछे एक साथ चलते हैं, तो उनमें से 50 to 60% तो रास्ते में ही ढेर हो जाते हैं, ठीक है. क्योंकि रास्ते में बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स आते हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, डिफ़िकल्टीज आती हैं, राइज होता है, फॉल आता है, अप्स एंड डाउन्स टू लाइफ. तो अगर आप उन अप्स एंड डाउन्स एंड डिफ़िकल्टीज़ को, उन प्रॉब्लम्स को क्रॉस करके आप उस पार चले जाते हो, दैन यू विल बी सक्सीडेड ऑन अ पॉइंट. वहाँ जाके भी हालांकि आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता अकॉर्डिंग टू निस्सिम एज़ेकियल. एंड दिस इज़ ऑल अबाउट द ब्यूटी ऑफ द एब्सर्ड ड्रामाज टू एब्सर्ड. जो भी लिटरेचर है उसका ब्यूटी यही है कि इंसान एक टारगेटेड पॉइंट पे अपना टारगेट बना के उस पॉइंट पे चलता है और वहाँ जाके ही finds nothing, उसे कुछ नहीं मिलता है, he finds just nothingness over there, the meaninglessness to life he finds over there. वो वहाँ पे भी जाके ये सोचता है that shit I'm not satisfied here, वो और आगे बढ़ने की कोशिश करता है. सो यहाँ पे निस्सिम एज़ेकियल भी वही बात कर रहे हैं. वो एक पिलग्रिमेज के थ्रू, पिलग्रिमेज को एज अ सिंबल उन्होंने यूज़ किया है कि एक ग्रुप ऑफ पीपल है, एक ग्रुप ऑफ पिलग्रिम्स हैं, वो एक पिलग्रिमेज के लिए निकलते हैं, पर रास्ते में कहीं बहुत तेज़ आंधी आती है, कहीं तूफान आता है, कहीं रेगिस्तान आता है, बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आते हैं लाइफ में. तो कुछ लोग तो वहीं से अपना रास्ता पलट देते हैं, टर्न ऑन हो जाते हैं, कुछ वहीं पे बेहोश होके गिर जाते हैं, फेल हो जाते हैं लाइफ में, और कुछ जो माइनर 1 या 2 उस डेस्टिनेशन पे पहुंचते हैं, तो वो लोग वहाँ जाके क्वेश्चन उनका यही होता है दैट व्हाई वी आर हियर. सो दिस इज एंटरप्राइज. तो यहाँ पे जो पोइट का मेजर थीम है दैट इज द राइज एंड फॉल एंड द विशेस एंड एस्पिरेशंस. द राइज एंड फॉल, ये वाला कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया है, एंड द एस्पिरेशन, द विशेस, जो एक कॉमन ह्यूमन या कॉमन इंडियन में होती है. हालांकि उन्होंने इंडियंस जो होते हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से ये पोइट्री बताई है, इंडियंस की विशेस और एस्पिरेशंस के बारे में. how enthusiastically they begin their journey and how quickly they fall down. ठीक है, पोइट्री डेफिनेटली पढ़ना है, ज़्यादा लेंदी पोइट्री नहीं है, बहुत छोटी पोइट्री है एंटरप्राइज.
What was the pen name Kamala Das used when wrote in Malayalam? जब वो मलयालम में लिखती थी तब वो कौन सा पेन नेम यूज करती थी? तो here you came to know that Kamala Das also used to write in Malayalam. So while she was writing in Malayalam, what name she opted for her name herself? A pseudonym she used. So that was Madhvi Kutti. ठीक है, माधवी कुट्टी वॉज हर नेम. सो माधवी कुट्टी, कमला सुरैया, कमला दास, बहुत सारे नाम उन्होंने. कमला सुरैया while she opted the Muslim religion. Kamala Das, while being an Indian, she used this name. Madhvi Kutti as a Malayalam. तो इस तरीके से with many names she presented herself. The changes of identity, है ना. Kamala Das was known for her outspoken and her willingness to speak openly about taboo topics. Which of the following topics did not she speak openly about? तो जैसे कि मैंने बोला, she was a confessional poetess. Confessional होने के नाते उन्होंने जितने भी social taboos हैं उनके बारे में बात की है. इन चारों में से एक ऐसा टैबू है इन सोसाइटी जिसके बारे में उन्होंने बात नहीं की है. सो व्हाट्स दैट? देखो, शी टॉक्स अबाउट हर सेक्सुअलिटी. यस, शी टॉक्स अबाउट हर सेक्सुअलिटी मेनी अ टाइम्स. उनकी पोइट्री है, इंट्रोडक्शन में भी उन्होंने बात करी है अबाउट हर ओन सेक्सुअलिटी. उनके हस्बैंड के साथ कैसे रिलेशंस थे, हाउ शी वॉज नॉट सेटिस्फाइड विद हर हस्बैंड, हाउ हर हस्बैंड लेफ्ट हर अलोन इन अ लोनली रूम. वो सारी चीज़ें उन्होंने यहाँ पे बताई है. तो शी टॉक्स अबाउट हर सेक्सुअलिटी एंड हाउ सेक्सुअली शी इज़ प्रोन. डेफिनेटली एज अ वुमन शी ऑलवेज वांट्स अ पर्सन इन हर लाइफ हु कैन लव हर, हु कैन अडोर हर, हु कैन सिट बाय हर साइड, हु कैन टॉक टू हर. बट हर हस्बैंड वॉज नॉट दैट मटीरियल. सो दैट्स वाई शी फेल्ट वेरी लोनली एंड शी डिपिक्टेड ऑल दोज इमोशंस इन अ पोएट्री. सो यस, शी टॉक्स अबाउट इट. कास्ट सिस्टम के बारे में बात नहीं की है उन्होंने. तो सोसाइटी का ये बिगेस्ट टैबू है कास्ट सिस्टम. कास्ट सिस्टम के बारे में जैसा कि मैंने बताया दैट मुल्कराज आनंद ने अनटचेबल में बात की है स्पेसिफिकली फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1935. Next is her struggle with her mental illness. Yes, she was mentally not fitted. As a child, she got a lot of love from her family. But while she got married, तो शादी होने के बाद में वो जो एक काइंड ऑफ सेटिस्फेक्शन होता है इन मैरिज, वो उनको नहीं मिला. एंड दैट हैज़ बीन शोन. और उसकी वजह से उनका मेंटली हाउ अफेक्टेड शी वॉज. तो ये चीज़ भी देखने को मिलती है. हर रिलेशनशिप विद हर मदर हस्बैंड, दोनों के रिलेशनशिप, दोनों के साथ ही उनके रिलेशंस कैसे थे, सारी चीज़ें उन्होंने अपनी पोइट्रीज में डिपिक्ट की हैं. ठीक है. कन्फेशनल पोइट्री की बात, पोइट्स की बात आती है तो एक तो सिल्विया पाथ, अमेरिकन पोइट्स, द वाइफ ऑफ द टेड ह्यूजेस, एंड कमला दास. इन दोनों का नाम प्राइम पे आता है. चलो, विच फिगर ऑफ स्पीच हैज़ बीन यूज्ड इन माई ग्रैंड मदर्स हाउस. तो माई ग्रैंड मदर हाउस में कौन से फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ किया गया है? मेटाफोर, पर्सोनिफिकेशन, एपिक सिमिली एंड सिमिली. तो जैसे कि मैंने बताया, इन तीनों का बता दिया था मैंने. एपिक सिमिली, सॉरी सिमिली नहीं, सिमिली. सो एपिक पोइट्री में सिमिलीज का यूज़ करना. सो दिस पोइट्री इज़ नॉट एपिक एट ऑल. यहाँ पे कोई हीरोइज्म नहीं दिखाया गया है. किसी इंडिविजुअल पर्सन की यहाँ पे बात नहीं हो रही है, किसी एडवेंचर या वलर की बात नहीं हो रही है. सो एपिक इट कैंट बी. एपिक नहीं हो सकता है. देखो, ये मैंने पूरी पोइट्री यहाँ पे ले ली है सो दैट यू कुड गेट योर आइडिया बाय योर ओन सेल्फ कि इसमें मेटाफर यूज है, पर्सोनिफिकेशन है, या फिर है सिमिली. तो देखो, देयर इज अ हाउस नाउ फार अवे फ्रॉम वंस आई रिसीव्ड लव दैट वुमन डाइड. So my grandmother's house, she's talking the feelings about towards her grandmother, and the house in which she used to live with her grandmother. So her grandmother has died now as she has grown up. Kamala Das has grown up too. The house withdrew into silence. So there is silence. The snakes are crawling, moved among the books. I was then too young to read. So she is saying that when these बुक्स वर नॉट हैविंग स्नैक्स और धूल मिट्टी जब इन पे नहीं थी, बिल्कुल फ्रेश बुक थी, तो मैं उनको पढ़ नहीं पाती थी. बिकॉज आई यूज टू बी वेरी यंग एट दैट टाइम. वाइल आई एम एबल टू रीड दिस बुक्स राइट अवे. तो अभी मेरी ग्रैंड मदर यहाँ पे नहीं है, या फिर इन बुक्स पे धूल चिपक गई है, स्नैक्स क्रॉल कर रहे हैं.
right? So contradictions of life has been shown here. To read and my blood turned cold like the moon. तो मेरा अब जो blood है वो cold हो गया है because I'm very painful, I'm suffering, I'm in that anxiety कि मुझे मेरी grandmother के घर वो बचपन वापस चाहिए जिसमें पहले रहती थी मैं अपनी grandmother के साथ. As my blood turned cold like, ठीक है. How often I think of going there to peer through the blind eyes of the window. So blind eyes of the window is also used here. ठीक है. जो विंडो की ब्लाइंड आइज क्यों है, क्योंकि विंडोज जो है वो पूरी कवर्ड अप हो चुकी हैं विद द डस्ट एंड नथिंग कैन बी सीन टूवर्ड्स दीज विंडोज नाउ. जस्ट लिसन टू द फ्रोजन एयर or in wild despair pick an armful of darkness to bring it here to lie behind my bedroom door like a brooding dog. She wants to pick the darkness, the pain, the suffering from her grandmother's house, and she wants to put that by her bedside so that she can feel that pain, she can feel that suffering of being all alone. So वो जो उन्होंने बोला है ना darkness को, right, वो pain और suffering को वो brooding dog के जैसे. You cannot believe, darling, can you, that I lived in such a house and was very proud and loved at that time. I who have lost my way and beg now at strangers' doors. So now I'm begging to the people around that please love me. Please love me the way my grandmother used to love me. Receive love at least in small change. So here you can get the idea that there are these two things, like and like. So simile is used here. ठीक है. सिमिली मैक्सिमम पॉसिबिलिटी में यूज किया गया है, मेटाफर और पर्सोनिफिकेशन नहीं है यहाँ पे. बहुत अमेजिंग पोइट्री है. अगर हम डिटेल डिस्क्रिप्शन पे जाएं तो इट टुक अप्रॉक्स हाफ एन आवर और मोर देन हाफ एन आवर. बहुत अमेजिंग पोइट्री, देयर आर सिमिलीज, बहुत अमेजिंग इस चीज़ को क्रैप किया गया और शायद हम सबकी लाइफ से रिलेट करती है ये पोइट्री कहीं ना कहीं. देयर इज़ अ बिग डिफरेंस, अ वास्ट डिफरेंस, ए वैली जितना डिफरेंस बिटवीन द लाइफ व्हेन वी यूज टू बी अ चाइल्ड एंड द लाइफ विच वी हैव बीन लिविंग राइट अवे एज अ ग्रोन अप पीपल. तो वो डिफरेंस आप इस चीज़ को फील कर सकते हो. ए के रामानुजन का फुल नेम यहाँ पे है. बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है बट समटाइम इट्स अपीयर और कभी कभी हम ओवर कॉन्फिडेंस में इस चीज़ को गलत मार्क कर देते हैं. सो द कंप्लीट नेम ऑफ ए के रामानुजम इज एटिपेट कृष्णस्वामी रामानुजन. आई एम सो सॉरी इफ आई प्रोनाउंस रॉन्ग. अटिपटे अटिपटे भी बोलते हैं कई बार. अगेन रिग्रेटिंग, आई एम सॉरी for this inconvenience, but yes, it is the right word. Atipate Krishnaswamy Ramanujam is the full name of A.K. Ramanujan. ठीक है. What role does the village deity Kenchamma play in Kanthapura? Kanthapura is by Raja Rao. Syllabus का part है. Novel है all about इंडिपेंडेंस स्ट्रगल से रिलेटेड है, जहाँ पे मेन जो कैरेक्टर है ही वॉज सो मच इन्फ्लुएंस विद गांधीयन फिलोसफी. ही गोज ऑन टू द पाथ ऑफ गांधीनिज्म और उसकी वजह से जिस गांव में, जिस विलेज में, कांथापुरा में जो रहता है वो, तो उसके कई लोग उसके अगेंस्ट में भी हो जाते हैं, राइट. सो यहाँ पे एक लोकल डीटी है और उनका जो स्थान है, उनका जो प्लेस है वो एक माउंटेन पीक पे है, ठीक है, एक हिल पे है. तो उन डीटी का नाम है किंचमा. कई बार डीटी का नाम भी आ जाता है. व्हाट इज द नेम ऑफ द डीटी हु इज देयर लोकेटेड इन द विलेज कांथापुरा. इस चीज़ से रिलेटेड क्वेश्चन भी आ जाता है. माय टंग इज ट्विस्टिंग. ठीक है. सो यहाँ पे ध्यान में रखना है कि केंचमा का जो डिटी है, द केंचमा डिटी, उनका क्या रोल है इस पर्टिकुलर नॉवल में. सो शी एक्चुअली प्रोटेक्ट्स द विलेज फ्रॉम हार्म. तो हार्म से लोगों को बचाती है, प्रोटेक्ट करती है टू द एंटायर विलेज. और यहाँ पे माना जाता है कि ब्लेसिंग्स भी हैं टू द पर्सन जो मेन हीरो होता है हमारे नॉवल का. नाउ हु इज़ द मेन हीरो, यू मस्ट नो द आंसर. आपको पता होना चाहिए कैरेक्टर्स के बारे में, प्रॉपर जो इंसिडेंट्स हैं उनके बारे में, कहाँ से नॉवल शुरू होता है, कहाँ पे एंड होता है, मेजर जो कैरेक्टर्स हैं उनके क्या क्या रोल्स हैं, क्या क्या उनके सिग्निफिकेंस हैं इस नॉवल में, और कौन कौन से सिंबल्स यूज़ किया गया है. अगर कल्चरल एस्पेक्ट से अगर इस चीज़ को स्टडी करते हो तो उसमें क्या क्या चीज़ें आपको देखने को मिलती है. तो ये सारा सब कुछ आपको स्टडी करना है कांथापुरा में. और क्वेश्चन जो है वो डिफ़िकल्ट भी आ सकते हैं और मे बी
अच्छे से पढ़ो तो वही क्वेश्चन आपको इजी भी अपेयर हो सकता है, ठीक है। वैसे अगर आप ऑप्शन देखते हो पहला वाला, इफ़ यू ऑलरेडी स्टडीड इट, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे ऑप्शन में आपको उसका मेन कैरेक्टर का नाम मिल जाएगा। अच्छा, मूर्ति वॉज सॉरी आई he was educated and he was so much inspired with the Gandhian philosophy. He goes on to the path of Gandhi ji. बहुत सारे उन्होंने स्ट्रगल, गांधी जी के जो स्ट्रगल थे अगेंस्ट द ब्रिटिश कॉलोनी, उस चीज़ के अगेंस्ट में भी उन्होंने लड़े थे। एंड प्लस मूर्ति स्टूड अप for the village sake, for the India sake, for the India's freedom sake, and बहुत सारे लोगों को उसने गैदर किया था जैसा गांधी जी करते थे उन्होंने उसी। और इसमें गांधी जी का अपीयरेंस भी दिखाया गया है, ठीक है, तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट इंसिडेंट है ऑफ द नॉवल। वॉट इज द मेन थीम एक्सप्लोर्ड इन कांथापुरा? कांथापुरा का मेन थीम क्या है? सो मेन थीम ऑफ द कांथापुरा इज कल्चरल आइडेंटिटी। जेंडर इक्वालिटी नहीं है, सोशियो इकोनॉमिक डिस्पैरिटी बिल्कुल भी नहीं है, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट तो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। कल्चरल आइडेंटिटी आपको ज़रूर देखने को मिलती है इस नॉवल में, तो मेजर थीम इसका कल्चरल आइडेंटिटी है। Next question is from guide. So where does Raju seek refuge after being released from prison in the guide? तो गाइड इज़ बाय आर के नारायण। आर के नारायण का बहुत ही प्रोफाउंड ये वर्क है अबाउट द मेजर कैरेक्टर राजू एंड हिज लव इंटरेस्ट रोजी। राजू बेसिकली अगर आप पूरा नॉवल पढ़ेंगे तो उसमें मल्टीपल रोल्स प्ले करता है। कभी वो गाइड बन जाता है, कभी वो रेलवे के साइड में एक शॉपकीपर का भी काम करता है, अपने फादर का बिजनेस को वो आगे एक्सटेंड करता है, बाद में वो गाइड बन जाता है, फिर बाद में एक फिलोसोफर बन जाता है, एक सेंट बन जाता है, एंड जेल में भी चला जाता है क्योंकि उसने फॉर्जरी करी होती है रोज़ी के साइन को, तो इस वजह से उसको पनिशमेंट भी मिलता है। लेकिन जब जेल से फ्री होता है कोई भी उसको वेलकम एंटरटेन नहीं करता है, या फिर खुद भी शर्म के मारे वो वापस अपने विलेज या अपने टाउन नहीं जाता है, और तो उसे कहाँ जाना है, कहाँ वो रेफ्यूजी फाइंड आउट करता है, वो आपको बताना है। तो बेसिकली वो एक डेजर्टेड टेम्पल में चला जाता है ऑन द बैंक्स ऑफ द सरयू रिवर। तो सरयू रिवर के किनारे पे एक मंदिर होता है, डेजर्टेड मंदिर होता है, वहाँ जाके वो बैठ जाता है। प्रिजन से छूटा होता है तो पूरा बाबा जैसे, साधु महात्मा जैसे लग रहा होता है, राइट। वहाँ पे एक आदमी आता है दौड़ते दौड़ते दौड़ते, एंड दैट वन पर्सन, और उसका एक स्टेटमेंट, वो उससे अपनी प्रॉब्लम शेयर करता है। वो जो दूसरा कैरेक्टर वो राजू को वो सेंट समझ लेता है, ठीक है, वो उससे प्रॉब्लम शेयर करता है कि मेरी बहन की शादी वादी नहीं हो रही है, शादी नहीं करना चाहती, वो उसको सोल्यूशन दे देता है। जब वो सोल्यूशन मिल जाता है, उसकी बहन शादी कर लेती है, तो पूरे विलेज में वो उस चीज़ को स्प्रेड आउट कर देता है दैट ही इज़ अ सेंट, ठीक है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग ये नॉवल है। इस पर मूवी भी बनी हुई है, बॉलीवुड मूवी है, बहुत अमेजिंग है वो मूवी। अगर आप मूवी देखना चाहते हो देन गो विद द मूवी टू। बहुत हद तक सिमिलर है दोनों नॉवल एंड मूवी, ठीक है। गाइड नाम से ये मूवी भी, आई थिंक यू मस्ट वॉच दैट मूवी, बहुत अमेजिंग है। वॉट इज़ द अल्टीमेट फेट ऑफ राजू इन द गाइड? तो गाइड में उनका उसका अल्टीमेट फेट क्या होता है? बेसिकली ही डाइज आफ्टर 12 years ऑफ फास्ट। तो गांव में बारिश नहीं होती है, चारों तरफ अकाल पड़ जाता है, हंगर हो जाता है, भुखमरी फैल जाती है, स्कैरसिटी ऑफ फूड, स्कैरसिटी ऑफ वाटर, द पीपल हैव बीन डाइंग आउट ऑफ हंगर। तो वहाँ पे एक र्यूमर फैल जाता है कि राजू जो है, राजू द सेंट, अच्छा राजू नाम से उस टाइम पे कोई नहीं जानता, उसको नेम भी चेंज हो जाता है। तो बोलते हैं हमारे जो सेंट है, जो बाबा है, ही हैज़ बीन सिटिंग ऑन द फास्ट, जब तक बारिश नहीं आती है वो फास्ट करेंगे। तो इस तरीके से 12 दिन तक राजू जो है वो फास्ट करता है। एट द एंड ऑफ द 12th डे जब उसे बादल बादल दिखाई देते हैं, he signified towards that those clouds, the rain clouds, और उसके बाद में he falls down। अच्छा, ये जो नॉवल है इसमें क्लियरली ये चीज़ मेंशन नहीं है वेदर ही डाइज और नॉट, बस उसका गिरना बताया जाता है, दैट ही फॉल्स डाउन ऑन द ग्राउंड, ठीक है। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ रोजीज ट्रांसफॉर्मेशन इनटू नलिनी इन द गाइड? तो रोजी इज
basically the major character, the another female character of this novel, जहाँ पे वो अपने आप को अपना नाम बदल लेती है नलिनी फ्रॉम रोजी. while she was married, तो उसके हस्बैंड उसको अलाउ नहीं करता था टू गेट डांस, एज शी वॉज डांस इज इन हर वीन्स. ठीक है, वो ऐसी फैमिली से आती है जहाँ पे डांस उसकी वीन्स में होता है, बट हर हस्बैंड डिडंट अलाउ. एंड शी मेट राजू एज अ गाइड, और फिर राजू उसको प्रमोट करता है, उसके डांस को अप्रिशिएट करता है, उसको पूरे वर्ल्ड स्टेज पे या फिर पूरे नेशन स्टेज पे लाके उसको खड़ा कर देता है विद द नेम नलिनी. तो रोजी से जब नलिनी ट्रांसफॉर्म होती है, तो ये इस चीज़ का क्या सिग्निफिकेंस बताया है आर के नारायण ने. तो ये सिंबलाइज करता है ए शिफ्ट फ्रॉम ट्रेडिशनल टू मॉडर्न आइडेंटिटी, कि किस तरीके से रोजी हु यूज टू लिव इन द बाउंड्रीज ऑफ द हाउस, a devoted wife, an obedient wife who never went against her husband's wishes. पर यहाँ पे जैसे वो नाम बदलता है तो एक ट्रांसफॉर्मेशन उसमें देखा जाता है. ये सिंबल है दैट शी इज शिफ्टिंग फ्रॉम ट्रेडिशनल्स टू मॉडर्निज्म. तो ये एक प्रॉपर थीम हो जाता है आर के नारायण के वर्क का, कि वो ट्रांसफॉर्मेशन दिखाते हैं, एक जर्नी दिखाते हैं फ्रॉम ट्रेडिशनल टू मॉडर्निज्म. ठीक है, चलो. नेक्स्ट इज व्हाट इज मायाज रिलेशनशिप विद हर हस्बैंड गौतम लाइक. तो ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है, ये आपका क्वेश्चन है फ्रॉम द नॉवल क्राई द पिकॉक बाय अनीता देसाई. क्राई द पिकॉक इज अबाउट the main character Maya. Basically she has been suffering in the novel because of her husband's relationships, क्योंकि earlier while she was a child, she her sibling, her brother used to live in America, US में रहता था, एंड अपने फादर के पास माया वॉज द ओनली चाइल्ड. तो उसके फादर बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव थे, अपने बच्चे की हर डिमांड पूरी करना, सब विशेस पूरी करना. पर यहाँ पे एक ट्विस्ट आता है जहाँ पे माया गेट्स मैरी विद द पर्सन गौतम, जो कि उसके फादर का फ्रेंड होता है, और एज गैप बहुत ज़्यादा होता है उन दोनों के बीच में. तो ये बहुत बड़ा एक क्योज क्रिएट करता है यहाँ कि वाई दिस पर्सन, माया's father allowed Maya to marry और wants Maya to marry with this person गौतम. तो बहुत ही एक ट्विस्टिंग, बहुत ही सॉफ्ट साइटेड ये आपको पॉइंट यहाँ पे दिखाई देगा. तो यहाँ जब गौतम से शादी हो जाती है, एज डिफरेंस बहुत ज़्यादा होता है दोनों के बीच में, हस्बैंड वाइफ या म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल नहीं होती है. जब जनरेशन गैप होता है, डेके गैप होता है 10 साल या 15 साल का, तो डेफिनेटली बहुत साइकोलॉजिकल चेंजेस भी होते हैं, लोगों की मेंटालिटी नहीं मिलती है. तो यहाँ पे तो हस्बैंड वाइफ है, राइट. तो गौतम के साथ जो उसके रिलेशन थे वो डिस्टेंट थे एंड एस्ट्रांज थे, बिकॉज एज गैप बहुत ज़्यादा था. ठीक है, और जहाँ पे माया एक तरफ एक एडोलेसेंट लड़की थी, यंग थी, शी वॉज नॉट दैट मेच्योर, इतनी मेच्योर नहीं थी. तो डेफिनेटली उसकी ऑन दी ऑपोजिट साइड उसके जो हस्बैंड थे बहुत ज़्यादा मेच्योर थे, अपने आप में रहने, थोड़े एरोगेंट भी था वो पर्सन, एंड थोड़ा रिजर्व भी था. ही वॉज नॉट दैट फ्रैंक, ही इवन डजंट लाइक टू हियर हर वाइफ्स वर्ड्स. तो ये सारी चीज़ें एक सफोकेशन क्रिएट करते हैं इन द माइंड ऑफ दी माया. और एक इसमें सबसे बड़ा जो पॉइंट है दैट इज़ कि इन द एंड ऑफ द नॉवल शी किल्ड हर ओन हस्बैंड, और वो अपने हस्बैंड के साथ टेरिस पे जाती है, एंड देन देयर शी पुशेस डाउन हर हस्बैंड, और वहीं पे ऑन द स्पॉट उसके हस्बैंड की डेथ हो जाती है गौतम की. और फिर उसको अपने घर पे भेज दिया जाता है, उसके फादर उसको मेंटल असाइलम में भेज देते हैं बाद में. सो दिस इज़ ऑल अबाउट. तो माया का जो कैरेक्टर है, उसका जो एग्जिस्टेंस है, वो इसमें कम्प्लीटली मीनिंगलेस है और एम्प्टी है. शी इज़ एक्चुअली, यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, हाउ डज माया व्यू हर ओन एग्जिस्टेंस. तो अपने आप को एम्प्टी फील करती थी, लोनली फील करती थी, मीनिंगलेस उसको अपनी लाइफ लगती थी, कोई एग्जिस्टेंस. शी इज़ पुटिंग एवरीवेयर द क्वेश्चन ऑन हर एग्जिस्टेंस दैट वाई आई एम एग्जिस्टिंग. अच्छा, अर्लियर व्हेन शी वॉज अ चाइल्ड, तो एक प्रोफेसी भी थी. उस प्रोफेसी की वजह से शायद कहीं ना कहीं उसका मेंटल डिस्टर्बेंस उसके दिमाग में था, या फिर साइकोलॉजिकली शी इज़ नॉट करेक्ट. वो ये था कि व्हेन शी वाज वेरी यंग शी वेंट टू एन एस्ट्रोलॉजर, और उस एस्ट्रोलॉजर ने ये प्रिडिक्ट किया था दैट आफ्टर द 4 years ऑफ योर मैरिज the one among your family members will be died. तो बोलता है शादी के 4 साल बाद कोई ना कोई तुम्हारी फैमिली में डेथ हो जाएगी. तुम्हारा हस्बैंड भी हो सकता है, तुम्हारे फादर भी हो सकते हैं.
तो ये जो चीज़ है वो उसके दिमाग में तब से शुरू थी, और इसी की वजह से कहीं ना कहीं वो अपने आप में सफोकेटेड फील करती थी। उसे वो इनसिक्योरिटी हो गई, या मेंटली शी इज़ नॉट स्टेबल सिंस दैट टाइम, उस टाइम से लेके स्टेबल भी नहीं थी। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, क्राई द पिकॉक। नॉवल का टाइटल जो है वो क्या सिग्निफिकेंस रखता है, इसका क्या सिंबल है, दैट यू शुड फाइंड आउट। सो थैंक you so much and stay connected for the more videos, more informative videos like this. Thank you.